learned how electrical forces and diffusion give rise to membrane potentials, and we learned how cells can generate and propagate signals called action potentials, or spikes, along the membrane. Understanding the properties of the neuronal membrane is essential, but understanding just these properties isn't sufficient to give us insight into collective behavior of the billions of connected neurons in our brains. Luckily for us, we can approach neuroscience at many different scales and levels of analysis, and we don't have to confront the full complexity of everything all at once. That's what we'll be exploring throughout the rest of this course as we slowly go from our understanding of single molecules, such as ion channels, to the electrical behavior of neurons, to their collective behavior in small circuits, and finally onto how they become organized in large. हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारी मेडिसिन ये बताया गया है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं और ये सेल पे काम करती है। अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इंट्रासेलुलर एनर्जी वर्क करती है और हम बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को मेंटेन पोल को हम मेंटेन करते हैं। सेल बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होती है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव वर्क कैसे होता है। तो ये टोटल नर्वस सिस्टम से होता है। हमारी सारी मेडिसिन नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंगली वर्क करती हैं, और जिसमें फिजियोलॉजिकल मेडिसिन जो सर्कुलेटरी मेडिसिन है जिसका फ्लोसो ग्रुप होती है, और दूसरे जो है सेलुलर जो मेडिसिन है इंट्रासेलुलर सेलुलर जो सेल्स पे काम करती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म करती हैं। एनाटॉमिकल जब डिस्टर्बेंस होता है या सेल्स डैमेज होते हैं या स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं, वहाँ पे हम सी ग्रुप की मेडिसिन यूज़ करते हैं। सर्कुलेशंस में जब के यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में इंसाइडको ग्रुप की मेडिसिन यूज़ की जाती है। रिस्पायरेटरी एक्सक्रेशन इंस्पिरेशंस तो यहाँ पे पेट्रोल ग्रुप की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो सभी सिस्टम पे मेडिसिनें अवेलेबल हैं, और जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में 5 इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं। तो रेड इलेक्ट्रिसिटीज़ का काम है मोटर नर्व्स पे काम करना और स्टिमुलेट करना, सर्कुलेशन को फास्ट करना और कंजेशन को दूर करना, इन्फ्लेमेशन को दूर करना, ब्लड स्ट्रीम को तेज़ करना और बीपी को इंक्रीज़ करना। और जैसे कि वहाँ पे जीई का है, जीई का वर्क है निगेटिव, जहाँ पे सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करना और पच फॉर्मेशन को ख़त्म करना, कंजेशंस को जो किसी भी बैक्टीरिया या अदर कॉजेज़ हैं एंटीसेप्टिक वर्क्स करना है। इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉन्स्ट्रिक्शंस को मेंटेन करती है, सिकोड़ने को। और रेड इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रिलैक्सेशन को आपने देखा होगा कई जगह पे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। उस इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है आरी का जो है रिलैक्सेशन करने का, और जबकि वाई का कंस्ट्रक्शन मतलब सिकोड़ने का काम है। और इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेट लगाने से वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ जो सेल्स के अंदर मूवमेंट्स होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज दिए जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी के अंदर जो सेल्स एबनॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल की कंडीशन में आ जाते हैं। वहाँ पे न्यूरॉन और फोटॉन्स दोनों वर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है सेल्स का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। वहाँ का सर्कुलेशन जो ब्रेक है वो कंटिन्यू हो जाता है, जो कंजेशन है वो दूर हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पूरे बॉडी के सिस्टम को, क्योंकि एक वर्क है बॉडी का रिलैक्सेशन और दूसरा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शंस बॉडी का सिकुड़ना और रिलैक्सेशन उसको फैलाना। तो जब तक ये बॉडी के सेल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर अगर ये चीज़ कमी आ जाती है तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन, फ्लूइड्स का सर्कुलेशन कंजेक्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में हमें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम इस चीज़ को मेंटेन करता है। हमारी पूरी मेडिसिन नर्वस सिस्टम है, इसीलिए हमारे वहाँ कैप्सूल्स टैबलेट्स का यूज़ नहीं है, लिक्विड फॉर्म में यूज़ कराया जाता है या ग्लूकोज फॉर्म में जो टंग से रिलेटेड काम करती है। टंग सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि हमारे रेगुलर क्लास में जो लोग चल रहे हैं उन वहाँ पे ग्लोसाइड्स हम क्या क्लास चला है, तो वहाँ पे हमारा अभी
टंग्स के रिलेटिव जो सेशन है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि टंग्स के जो बर्ड्स होते हैं हमारे सेंस को अप्लाई करते हैं कि स्वेट्स है, बीटर्स है या किस टाइप का है, और जब टेस्ट मिलता है तो मास्टिकेशंस, इंसिजन्स बॉडी के अंदर स्पीडली शुरू हो जाता है। हम किसी भी चीज़ को जब इंसिजन करते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं तो उसका टेस्ट मिलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड उसके एक्टिव होती है, सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव होती है, टेस्ट अकॉर्डिंग हमें उसे खाने की और ख्वाहिश होती है, भूख के अकॉर्डिंग हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं खाना। तो टेस्ट मिलते ही हमारी बॉडी के पूरे नर्वस सिस्टम में उसकी फीलिंग महसूस होने लगती है, यहाँ तक कि आँख भी उस चीज़ को देख रही होती है। नेज़ल जो कैविटीज़ है वो हमारी स्मेल्स फीलिंग भी करा रही होती है। और अगर कोई चीज़ दूर रखी है तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, हम उसे दूर से हाथ को बढ़ा करके लेने की कोशिश करते हैं जब टेबल पे रखी होती है चीज़, या कहीं पे हम लंच या डिनर करें या पार्टी में, तो हमारी फेवरेट चीज़ होती है जब आँख उसे देख लेती है तो हम उस तरफ मूवमेंट करके पहुंचते हैं और उसे अपने उस टेबल से वहाँ से उठा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है बेस काम करता है, और नर्वस सिस्टम बेस हमारा ट्रीटमेंट्स होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। Functional regions of the brain. Let's start simple though. Since we've examined one neuron, a logic. अब ये अगर किसी बॉडी के मूवमेंट्स में और लिम्स में अगर इलेक्ट्रिसिटीज़ डिफिशिएंसी क्रिएट होती है तो बॉडी का मूवमेंट्स रुक जाता है। अगर हमारी पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटीज़ नेगेटिव चार्ज में अवेलेबल है तो हम एक्सर्शन, टायर्डनेस और मस्कुलर ट्विचिंग, मस्कुलर रिलैक्सेशन, कंजेशन ऑफ मसल्स, सारी चीज़ें महसूस करते हैं। तो हम इस जगह पे अगर हम इलेक्ट्रोहोमेट्री प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर मस्कुलर कंडीशन है तो S5 लेंगे, उसके जगह पे जो टिश्यूज़ रेमेडीज़ है वो C5 लेंगे, और जो सर्कुलेटरी मेडिसिन है, जो एनर्जेटिक है, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करती है, वहाँ पे A1 का यूज़ करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इससे ठीक होगा। F1 जो है नर्वस सिस्टम को मेंटेन करेगा। C5 टिश्यूज़ रेमेडी है, टिश्यूज़ कंजेशन, टिश्यूज़ रिलैक्सेशन, टिश्यूज़ के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करेगा। और S5 जो है वहाँ के फिजियोलॉजिकल मस्कुलर एलिमेंट्स, जो जिस तरीके से एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसका फिजियोलॉजिकल जो मेंटेनेंस है वो S5 के अकॉर्डिंग है। जैसे कि S5 जो है मेलानिन, जो मेलानिन लिकोड्रमा के अंदर मेलानिन डिफिशिएंसी होती है, तो मेलानिन सेल्स के जरिए जो है S5 प्रोड्यूस करके वहाँ पे मेलानिन का प्रोड्यूस करता है और पिगमेंट्स को वहाँ पे मौजूद करता है, वो प्रोड्यूस कराता है। तो इस तरीके से S5 हमारा जो प्रोड्यूस कराने का काम है, तो S5 का रेंज बहुत है। जैसे कि S1 का पूरी बॉडी पे रेंज है, वर्क करती है, वैसे S5 भी वर्क करता है। इसके अलग अलग है, मोटर वेटिव नर्व्स पे भी है, लीवर पे भी है, स्किन पे भी है, और तमाम से जगहों पे है S5 का वर्क। तो यहाँ पे S5, C5, A1, F1 प्लस RE, ये हमारी स्टिमुलेटिंग मेडिसिन हो गई। अगर बॉडी कंजेशन है, फीवर नहीं है, टायर्डनेस है, एक्सर्शन भी फील कर रहे हैं, तो हम S5 प्लस C5 प्लस A1 प्लस F1 प्लस RE देंगे। इसमें हमारा जो है होल बॉडी सिस्टम जनरेट करेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम उसे हॉट वाटर में, लुक वाटर या हॉट वाटर में ले सकते हैं। और अगर कंजेशंस और जैसे हाइपर एक्टिविटीज़ महसूस हो रही है तो RE को हटा करके यहाँ सिर्फ WE ऐड कर लेंगे। WE ऐड करेंगे तो नर्वस सिस्टम के न्यूट्रल चार्ज को मेंटेन करेगा। न्यूट्रल चार्ज जो है बॉडी के नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, दोनों पे बैलेंस करता है। इसलिए हमारा जो है एक्साइटमेंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फीलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अनईजी फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम WE यूज़ कर लेंगे। तो ये मिक्सचर में देंगे और ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप होगी और इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप कहीं भी अगर यूज़ करेंगे, और प्लस 50 ml डिस्टिल वाटर में यूज़ किया जाएगा। और TDS लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो QIDS भी लेंगे, QIDS भी। Cool. Next question is, how do two neurons connect with one another? We'll first examine some basic cellular anatomy of neurons. So far, we haven't made too much of the fact that the majority of neurons are polarized cells. न्यूरॉन्स पर सीधा वर्क जो है F1 का होगा और RE का। That is, they have one portion of the जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज देंगे और बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और बॉडी के सर्कुलेशन को फास्ट करेंगे।
cell for receiving inputs and another portion for sending outputs. The parts of the cells that are specialized for receiving inputs from other cells are called dendrites. The word dendrite comes इनके डिफिशियंसी से हमारा लॉस ऑफ टेस्ट होगा, लॉस ऑफ विज़न होगा, लॉस ऑफ हियरिंग होगा, और लॉस ऑफ बैलेंस भी हो सकता है, और लॉस ऑफ लिम्स भी हो जाता है, और जैसे कि किसी लिम्स का वर्क ना करना, और स्किन में सेंसिटिविटी का भी ख़त्म हो जाना हो जाता है अगर इन चीज़ों की कमी हो गई किसी भी बॉडी के पार्ट में। और अगर कार्डियक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और ब्रेन के अंदर ये डिफिशियंसी, ब्रेन के अकॉर्डिंग खुद ब्रेन के अंदर डिफिशियंसी हो गई तो कोमा में भी जा सकता है। word dendron, meaning tree, and as you can see, the dendrites have a branching, tree-like structure. A signal received by a dendrite is passed to the cell body. If there is sufficient depolarization of the cell body membrane to initiate an action potential, then an action potential is sent down the axon. The axon then carries the propagating action potential to another neuron. So what actually happens at the boundary between two neurons, between the axon of one neuron and the dendrite of another? This interface is called a synapse. There are two general types of synapses: electrical synapses and chemical synapses. Electrical synapses are less common in our own nervous systems, but they're simpler to think about, so let's start with them. Electrical synapses are basically pores between two cells that allow ions to pass through. They allow the passage of the electrical signal through to a neighboring cell without much fuss. It's not so different than just combining two cells into one larger cell. There are lots of reasons that nature might need synapses like this from time to time. They're fast and they allow cells to couple together with a high degree of synchronicity. But most neurons are connected together by a much more complicated structure called a chemical synapse. In a chemical synapse, rather than simply passing along an electrical signal from one cell to another, the action potential travels to the end of the axon and causes a chemical to be released into a very small space between the two neurons called the synaptic cleft. This chemical is taken up by the downstream neuron on the other side of the cleft. This chemical signal can cause the downstream neuron to depolarize its membrane, converting the chemical signal back into an electrical one. Or it can have other effects on the cell. This chemical step is slower than transmission across an electrical synapse, but it opens up an enormously diverse repertoire of different and more complex kinds of signaling. And synaptic function plays a critical role in computations performed by neurons. We'll spend the rest of this unit exploring the inner workings of chemical synapses, on our way to beginning to look at how networks of interconnected neurons give rise to behavior. We'll also look at the role of defective synaptic physiology in neurological and psychiatric disorders, and we'll see how synapses can be targeted by साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। यहाँ पर अक्सर साइकेट्रिक मेडिसिन देते हैं और पेशेंट्स के अंदर बिहेवियर बहुत से चेंजेस होते हैं, बोलने की हैबिट होती है, कभी वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा साइकेट्रिक कोई पेशेंट्स आता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो सिंपल ट्रीटमेंट्स है, सबसे पहले ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करेंगे, S1 को कभी नहीं भूलेंगे। ब्रेन का जो सेल्स होता है वो C1 ग्रुप में आता है। S1 फिजियोलॉजिकल, ऑल टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सर्कुलेशंस ऑफ लिम्फ और मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। और यहाँ पे फिर F1 का यूज़ करेंगे और A1 का यूज़ करेंगे और RE का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग कंडीशन, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर है साइकिक पेशेंट, तो वहाँ पे RE के बजाय हम WE का भी इस्तेमाल करेंगे और WE के अलावा YE का भी इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग कंडीशन, उसकी कंडीशन को समझते हुए। यहाँ पे S1 C1 जो S1 का काम जो है फिजियोलॉजिकल है, C1 का यूज़ जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सेल्स के अंदर पाई जाने वाली डिफिशियंसीज को मेंटेन करता है,
और उसे रिपेयर करता है अगर इनकेस कोई डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है या सेल डैमेज हो रहा है, वहाँ पर सेल्स प्रोडक्शंस का प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, प्रोडक्शंस का काम करता है। S1 जो है उनके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और उनके इम्यून सिस्टम के रीजन क्या है कि बाहर किसी फोर्स की वजह से कोई चीज़ हो रही है या किसी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है या किसी अदर कॉजेज की वजह से हो रही है, तो ये हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। अक्सर कॉजेज जो होते हैं एलर्जीज होते हैं, एलर्जी की वजह से होते हैं या कोई फॉरेन मटेरियल्स की वजह से बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटीज आती है या इन्वायरमेंटल की वजह से आती है। F1 यहाँ पे टोटल न्यूरॉन्स को मेंटेन करता है। A1 यहाँ के जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। A1 जो है ब्लड स्ट्रीम आर्टरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अकॉर्डिंग A1 जो है आर्टेरियल सप्लाई है जिसके अंदर से न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट एयर लेकर के ये कैपिलरीज को ट्रांसफ़र करता है, कैपिलरीज सेल्स को ट्रांसफर करती है। सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जब वो यूज़ हो जाती है, ऑक्सीजन वगैरह सब बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर यूज़ हो जाता है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल्स यूज़ कर लेता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वहाँ से जो यूजलेस चीज़ें होती हैं वो ब्लड के स्ट्रीम में फिर से वापस कर देता है। तो ये वापस की हुई जो चीज़ें होती हैं वो वेन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये कैपिलरीज वेन के अंदर ट्रांसफ़र करके और जिसे कहते हैं जो ख़राब ब्लड्स हैं उसको वेंस के जरिए किडनी की तरफ जाते हैं, किडनी जाके उसे फिल्टर करती है, उसके अंदर से टॉक्सिकेशन निकाल देते हैं, टॉक्सिकेशन निकलने के बाद वो प्योरीफाई हो जाता है। अब उसके अंदर डिफिशियंसीज तमाम सी होती है, ये निकल जाता है अपने न्यूट्रिशंस को लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन लेकर के एक ये कार्डियक फंक्शन की तरफ बढ़ता है, कार्डियक में ये रिसीव होता है, फिर ये सेंड होता है ऑक्सीजन के लिए लंग्स के अंदर, फिर लंग्स के अंदर से दूसरे चैम्बर से आता हुआ लेफ्ट चैम्बर से फिर राइट लंग्स से होता हुआ राइट चैम्बर में आता है, राइट चैम्बर से फिर बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये पूरी बॉडी का सिस्टम होता है और ये कार्डियक जो फंक्शन होता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन होता है, ये हमारा इसी न्यूरॉन की वजह से होता है, न्यूरॉन सेल्स की वजह से होता है, जो हमारा बॉडी के इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से डिपेंड करता है। और हमारा पूरा ट्रीटमेंट इन्हीं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को मेंटेन करना है बॉडी के अंदर। Various psychoactive drugs and poisons. Finally, we'll wrap up by looking at how synapses can change over time in response to external stimuli, playing a foundational role in how we learn and remember. ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग एक और वीडियो है, हमें ये चीज़ मिलती कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा है। ये भी साथ में 7 मिनट्स का वीडियो है। Each cell in the human body is wrapped in a membrane that separates the inner environment from the outer environment. And positively and negatively charged ions aren't equally distributed on both sides of the membrane. Fundamentally, it's these differences in concentrations and charge, as well as permeability across the membrane, that establishes the cell's resting membrane potential. Generally speaking, there's higher concentration of Na+ or sodium, Cl- or chloride, and Ca2+ or calcium on the outside of the cell, and a higher concentration of K+ or potassium, and A-, which is just what we write for negatively charged anions, on the inside of the cell. These anions include a variety of amino acids and proteins that are produced by the cell. Let's start with the sodium-potassium pump, which uses ATP to move 3 sodium ions out of the cell for every 2 potassium ions that it moves into the cell. This is like the workhorse of the cell, and it helps establish the constant of the cell for every 2 potassium ions that it moves into. थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेते हैं यहाँ समझने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वर्ड। अब जैसे कि यहाँ निगेटिवली चार्ज एनियंस, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, और यहाँ पे और देखते हैं। Let's start with the sodium. तो यहाँ पे ये इन चीज़ों की अगर डिफिशियंसी होती है तो वो क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो इसे मेंटेन करने के लिए हम S1 बिफोर मील्स देते हैं, जिससे हमारे अंदर के जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या तो बॉडी ले रही है और टोटल लेने के बाद उसे फिकस के अंदर बाहर कर दे रही है, लेती है और पीछे
स्टूल में वो बाहर कर दे रही। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो हम फूड्स ले रहे हैं वो बॉडी के एवरी पार्ट सप्लाई हो सके, वह मेटाबॉलाइज डाइजेशन प्रॉपर से हो सके, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोहोमोपैथ में स्क्रोफलोसो 1 सबसे पहले लेते हैं। तो जिसमें से ये जो प्रॉपर्टी है, सोडियम है ये सॉल्ट से मिलता है, क्लोराइड ये भी हमारा रॉ से मिलता है, कैल्शियम ये भी हमारे मिल्क्स वगैरह से मिलता है। अभी हम आगे एक प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि ये रिसोर्सेज कहाँ से है। फिर यहाँ पोटेशियम हमें बनाना के अंदर से मिल जाता है, और भी तमाम सी चीज़ों से मिल जाता है, पल्स से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें ये हम तो लेते ज़रूर हैं, लेकिन डिफिशियंसी कहाँ की रेडी, या तो इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से सेल्स वर्क नहीं कर पा रहा है, बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो स्क्रोफलोसो 1 से शुरू करते हैं, बिफोर मील्स लेते हैं। पेशेंट जब भी आता है हमारे पास सबसे पहले S1 से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट S1 से शुरू करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और पोटेशियम के बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करना, और साथ साथ ये एमिनो एसिड्स है और प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर जा तो रहा है, अगर वो से डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है तो रीज़न इसका है या तो हम प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, या अगर ले रहे हैं तो वो डाइजेशन तो होता है, डाइजेशन होने के बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो रेक्टम में होता हुआ, फिर वो एसेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ बाहर आ जाता है। तो जो ज़रूरत थी वो बॉडी ली नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बिफोर S1 ले लिया, बिफोर मील्स, और इसके बाद जो है हमने क्या किया, एस्टन लिया। एस्टन जो प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इंटेस्टाइनल है, वो एस्टन उससे जाके मेंटेन कर रहा है प्रॉपर। जो उसमें से एंजाइम सीक्रेट करना चाहिए था, जो उसमें से न्यूट्रिशन सब इंटेस्टाइन को लेना चाहिए था, तो वो आफ्टर एस्टन हम जब देखते हैं, आफ्टर मील एस्टन जब देते हैं तो वो वहाँ से रिसीव कर लेता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोहोमोपैथ में, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील्स देते हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है सेल्स के अंदर, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा है, ये डेफिशिएंसी से हम बच जाते हैं, और एनर्जी हम सेल्स प्रॉपर वर्क करता है। सेल्स का लॉस जो होता है वो भी हम मेंटेन कर। सेल का लॉस जब होता है जब उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहा हो, और या किसी इन्फेक्शन के जरिए लॉस हो रहा है, तब हम वहाँ पे एनाटॉमिकल जब लॉस हो रहा है, सेल का लॉस हो रहा है, तो हम स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन अकॉर्डिंग कंडीशन यूज़ करते हैं। by the cell. Let's start with the sodium-potassium pump, which uses ATP to move 3 sodium ions out of the cell for every 2 potassium ions that it moves into the cell. This is like the workhorse of the cell, and it helps establish the concentration gradient for potassium and sodium. So let's focus on potassium, which has a concentration of 150 millimoles per liter on the inside of the cell, and about 5 millimoles per liter on the outside of the cell. With so much potassium within the cell relative to outside the cell, there'll be a fairly strong concentration gradient moving potassium ions out of the cell. Although these ions can't simply diffuse through the phospholipid bilayer membrane, it turns out that potassium can get across the membrane using potassium leak channels and inward rectifier channels that are scattered throughout the membrane. So using those channels, the concentration gradient pushes potassium out of the cell, and that potassium brings with it some positive charge and leaves behind some unpaired anions, which carry negative charge because they aren't able to go through the leak channels. Over time, as more potassium ions leave the cell, a negative charge builds up within the cell, and this starts to attract positively charged potassium ions back into the cell. And this is called the electrostatic gradient. This electrostatic gradient is established with the movement of relatively few ions, so it doesn't upset the overall concentration gradient that was already established. For potassium, the exact point when the potassium moving out of the cell due to the concentration gradient equals the potassium moving back into the cell due to the electrostatic gradient is called the equilibrium potential, or Nernst potential for potassium. And it's about negative 92 millivolts. In other words, negative 92 millivolts is the electric माइनस 92 मिली वोल्ट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी माइनस में प्रोड्यूस होती है। potential for attracting potassium into the cell that's needed to balance the concentration gradient that's pushing potassium out of the cell. So the equilibrium potential of an ion is dependent on two things: the concentration gradient for that ion and the cell being permeable to that ion. If we're only dealing with one single ion, then the equilibrium potential for the ion equals the resting membrane potential for the entire cell.
In reality, though, there are multiple ions that have concentration gradients that are permeable across the cell membrane, each of which has its own equilibrium potential. Now, the formula that tells us the equilibrium potential for each ion is called the Nernst equation, and it's Vm for membrane equals 61.5 times the log of the concentration of the ion outside the cell divided by the concentration of the ion inside the cell, for an ion with a single charge like sodium. And Vm equals 30.75 times the log of the concentration of the ion outside divided by the concentration of the ion inside for an ion with a double charge, like calcium. For the four main ions that affect the cell's resting membrane potential, which are potassium, sodium, chloride, and calcium, the concentrations are 150 millimoles per liter, 10 millimoles per liter, 4 millimoles per liter, and less than 1 micromole per liter on the inside of the cell, and 5 millimoles per liter, 142 millimoles per liter, 103 millimoles per liter, and 5 millimoles per liter on the outside of the cell. Plugging those into the formula, we get equilibrium potentials of negative 92 millivolts, positive 67 millivolts, positive 86 millivolts, and positive 123 millivolts. One thing to note though is that since chloride ion's negative, यहाँ पे पोटेशियम जो है -92 मिलीवॉट दे रहा है और सोडियम यहाँ पे 67 मिलीवॉट्स पॉजिटिव दे रहा है, और यहाँ पे कैल्शियम जो है इसका 2 है, तो यहाँ पे 123 मिलीवॉट्स दे रहा है, करंट्स को बॉडी को सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है 86 मिलीवॉट्स दे रहा है। the equilibrium potential actually gets flipped, so it's actually negative 86 millivolts. These all represent the charge in the cell needed to balance the movement of each of these ions based on the concentration gradients. And to make it clear, the concentration gradients themselves are potassium moving out, calcium moving in, sodium moving in, and chloride moving in. Since remember, there's low concentration of potassium outside the cell, but high concentration of calcium, sodium, and chloride outside the cell. And concentration gradients move from high concentration to low concentration. कभी कभी आपने देखा होगा जब एनर्जी कम हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट किए जाते हैं पेशेंट्स, तो सोडियम और कैल्शियम के भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और जिसमें डेक्सट्रोज होता है और सोडियम क्लोराइड्स होता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका फार्मूला होगा NaCl। तो ये जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है या एनर्जी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, तो ये DNS है या डेक्सट्रोज चढ़ाए जाते हैं, तो ये उसी लेवल को बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं यहाँ पे। और हम इसे जो है अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए जो है इसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वेजिटेबल किंगडम से हैं, वेजिटेबल से तैयार की गई हैं, और ये चीज़ें जो हैं हमारे वहाँ क्रूड फॉर्म में कलेक्ट की जाती हैं, फिर उसका कम्बिनेशन किया जाता है अकॉर्डिंग सिस्टम, और फिर जैसे S1 में कुछ मेडिसिन है, फिर से S2 में है, उसका S2 का जो फंक्शंस है गैलेंडुलर है, जैसे कि S1 का होल बॉडी है, L1 का लिम्फेटिक चेंस है, और C का है टिश्यूज़ रेमेडीज़ है, उसमें भी C का जो है अलग अलग वर्क है, जैसे C13 का म्यूकस मेम्ब्रेन पे है और एपिथेलियम सेल्स पे है, C1 का सॉफ्ट सेल पे है, C4 का हार्ट सेल्स पे है, C5 का मस्कुलर पे है, इस टाइप से C3 का जो है जॉइंट्स पे है, जैसे सैलिविन फ्लूइड वगैरह लिक्विड है, कार्टिलेज बोन पे है। तो इस तरीके से तमाम सी चीज़ों पे हमारी बॉडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अलग अलग सेक्शन की मेडिसिन बनाई गई है, और ये तो इस मेडिसिन को सीखने के लिए तो रेगुलर क्लासेस में आना ज़रूरी होगा। यहाँ पे जो है एक छोटा डिमो है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और इसके लिए या तो आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, उस बुक से भी आप देख सकते हैं कि बॉडी के किस हिस्से पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किस मेडिसिन का कैसा काम वर्क होता है। तो ये जो यहाँ पे हम हॉस्पिटल्स के अंदर DNS चढ़ा करके या ग्लूकोज चढ़ा करके इस चीज़ को कवर करते हैं, तो हमारे वहाँ इसे जो है जब अगर डायरिया को कोई पेशेंट होता है एवरी आवर्स दे सकते हैं, घंटे घंटे पे या 10-10 मिनट पे भी हम अपने मिक्सचर्स को दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है तो हम DNS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन दूर करना
किसी एक पैथी की ज़िम्मेदारी नहीं है, सारी पैथियों की ज़िम्मेदारी है। अगर उनके पास कोई सप्लीमेंट है, उसके जगह पे अल्टरनेट है तो यूज़ करें, अगर नहीं है तो जो मैनेज कर सके, अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर है उनके पास और जानते हैं कि इस चीज़ से इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, तो प्लेन डीएनएस हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अगर लगाना आता है तो, और उसे संभालना भी आता है तो। वरना फिर इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो हम वहाँ पे इंजेक्शन जैसे कि वो लोग यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड इन चीज़ों के, तो इनमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपनी मेडिसिन को जो है ओरली देना है, उसी से सारी चीज़ें बैलेंस में हो जाएगी। जैसे कि ये घर में जैसे कि ORS बनाते हैं, ORS दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉल्स दे सकते हैं, या हम घर के अंदर घोल बना सकते हैं। जैसे कि शुगर ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक सॉल्ट डाल दिया और घर के अंदर भी घोल बना करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, अगर डायरिया है तो S10 और WE उसके अंदर मिक्स करके और थोड़ी थोड़ी देर पे देते हैं, तो इससे भी डिहाइड्रेशन और ये इस चीज़ का जो डेक्स्ट्रोज चढ़ाना या ग्लूकोज चढ़ाना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर इसको इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। Alright, so the actual resting membrane potential of the cell will end up being somewhere in between all these individual membrane potentials. अगर डायरिया का केस है तो हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को दोनों एक साथ बैलेंस में लेना है। तो हम ना वहाँ पे RE दे सकते हैं और ना वहाँ पे हम YE दे सकते हैं। अगर हमने YE दिया तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर ऑलरेडी बढ़ चुका है और पॉजिटिव चार्ज भी वर्क नहीं कर रहा है, तो बॉडी टोटल डिहाइड्रेशन में और पूरी वीक होती जा रही है। तो यहाँ पे हम WE का इस्तेमाल करेंगे। WE में दोनों चार्ज अवेलेबल हैं, तो ये होल बॉडी बैलेंस करने का काम करेगा। इसलिए जब भी हम ये जो घोल बनाते हैं, ORS घर पे तैयार करते हैं, नमक शक्कर का घोल तैयार करते हैं, सॉल्ट एंड शुगर का, तो उसके अंदर ये S10 और WE का मिक्सचर डाल करके और थोड़ी थोड़ी देर पे इसके बनाने का तरीका क्या है, आप 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर पानी में कम से कम 5 चम्मच या 10 चम्मच शुगर डाल दें और उसके अंदर कम से कम ½ टीस्पून सॉल्ट डाल दें और उसके बाद आप इसमें S10 और WE भी डाल दें। और अगर पेशेंट को बार बार मोशन आ रहा है तो S10 WE और उसे बार बार दें। एवरी मोशन बाद 1 गिलास आप उसको पीने के लिए दें। तो ऐसी कंडीशन में आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस बुक्स के अंदर। हेलो सर जी, और एक बार समझा दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो बनाने का तरीका आप ले लें। शुगर अपने हिसाब से रख लें, 5 to 10 स्पून भी रख सकते हैं। ½ स्पून सॉल्ट्स आप ले लें 1 लीटर वाटर में और उसके अंदर S10 और WE मिक्स कर दें। S10 5 ड्रॉप और WE 20 ड्रॉप कर लें, क्योंकि उसे जो है चार्ज को हमें बैलेंस करना है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, ये न्यूट्रल मेडिसिन है, इसलिए हम दोनों बैलेंस करेंगे बॉडी का। तो यहाँ पे हम इसे एवरी मोशन दे सकते हैं और हर 10 मिनट पे भी दे सकते हैं। 10 मिनट पे देने का तरीका क्या है, अगर वॉमिट नहीं हो रही है तो यहाँ पे 10-10 मिनट में आधा कप उसको पीने के लिए थोड़ा थोड़ा देते रहें। और अगर वॉमिट आ रही है तो सबसे पहले हम वॉमिट को कंट्रोल करेंगे। वॉमिट को कंट्रोल करने के लिए S11 देंगे। हमने देखा है जहाँ पे लोग इंजेक्शन का यूज़ करते थे, डोम्प्राडाइन और पैरिनॉर्म इंजेक्शन का, उस जगह पे अगर S1 यूज़ किया गया तो उससे ज़्यादा रिजल्ट इसमें S11 में हुआ। S11 में S11 वॉमिट के लिए है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ज़रूर कोशिश ये की जाए कि किसी भी वॉमिटिंग को हम इमीडिएटली कंट्रोल ना करें, थोड़े स्लो। रीज़न क्या है, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो। तो अगर फूड पॉइजनिंग होगी इस कंडीशन में, अगर सडनली हम वॉमिट को कंट्रोल कर लेंगे, पहली बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन जो होती है वो सडनली कोई काम नहीं करती है। रीज़न क्या है कि बॉडी को क्लीन करती है। अगर उसमें टॉक्सिकेशन है तो बॉडी खुद ब खुद रिमूव कर रही है, तो उसे हम ये स्लो बंद हो गया। ये भी नहीं, अगर हमने दिया है S11 और ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप S11 दें और थोड़ी देर पे इसको भी देते रहें, जिससे वॉमिट कंट्रोल हो जाएगी। और या फिर आप 2 बोतल का घोल बना लें, एक में S11 डाल दें, एक में S10 और WE डाल दें। 2 अल्टरनेट आप थोड़ी देर पे देते रहें। तो अगर वॉमिट आ रही है तो S11 वाला पानी पिला दें आप उसको, और अगर लूज़ मोशन हो रहा है तो S10 वाला पानी पिला दें। और अगर उसमें अब अलग एक मिक्सचर तैयार कर लें आप, जो
दिन में 4 बार आपको देना है। तो S10 कर लें, C10 कर लें और बस वर्वन कर लें, क्योंकि बैक्टीरिया कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर W ऑलरेडी चल रहा है, तो इसलिए मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, A3 ज़रूर ऐड कर लें। A3 जो है कार्डियक फंक्शन को मेंटेन करेगी। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से कार्डियक फंक्शंस वीक पड़ जाता है, बीपी लो हो जाता है। बीपी अगर लो हो रहा है तो A1 का इस्तेमाल कर लें। अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो नहीं है तो A3 का इस्तेमाल करें। A3 मैनेज कर लेगा, बीच में मिडिल वर्क करेगा। जैसे कि W वर्क करता है वैसे A3 न समझ में आने पे हम आर्टीरियल और वेंस और कार्डियक मेडिसिन के अंदर सीधे A3 का इस्तेमाल करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। तो S10 प्लस C10 प्लस वर्वन प्लस A1 और A3 दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम एक मिक्सचर दे दें और इसे दिन में 4 बार भी दे सकते हैं और 5 बार भी कर सकते हैं। और ये वही फार्मूला हमारा रहेगा, 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन और 50 ml डिस्टिल वाटर। अगर 50 ml डिस्टिल वाटर से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 100 ml में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्रावेशन भी हो सकता है अगर मेडिसिन डोज ज़्यादा हुआ। हर पेशेंट की सेंसिटिविटी अलग होती है, मेडिसिन वर्क करने की कैपेसिटी अलग होती है। अच्छा, अब इसमें अगर वर्क नहीं कर रहा है तो एक और प्रैक्टिकल हमारे पेशेंट ने खुद बताया है, और शायद आपने वीडियो देखा होगा, फेसबुक पे भी होगा और आगे हमने दिखाया था। एक एपिलेप्सी का केस था हमारा, तो उसमें उस पेशेंट को कई बार ऐसा मेडिसिन दी गई और काम नहीं किया। तो ऐसी बात में उसमें हमने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रो में 3 बैलेंस चलते हैं, और तो अगर आपको मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है तो मुझे इन्फॉर्म करें। तो उसने मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, उसने डायरेक्ट खुद ही कहा डॉक्टर साहब मेडिसिन नहीं काम कर रही थी और काम नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो हमने गर्म पानी में ले लिया और उसका जो रिज़ल्ट था फ़ौरन का फ़ौरन मुझे मिल गया। जैसे ही गर्म पानी में हमने लिया पसीना आया और रिज़ल्ट मिल गया। ऐसे उसे लूज़ मोशन था उसके फैमिली में और कभी वर्क नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन उसने सुन रखा था, उसने कोल्ड वाटर में दे दिया, फ्रीज के पानी से। तो कहता है जैसे ही पिलाया वैसे कंट्रोल हो गया। तो कहने का मतलब है कि कभी मेडिसिन नॉर्मल कंडीशन में काम करती है, कभी उसे कोल्ड वाटर में देना पड़ता है, कभी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में आपको वहाँ देना पड़ेगा जहाँ पे सर्कुलेशन को बढ़ाना होगा, मेडिसिन का फास्ट वर्क लेना होगा। और जहाँ पे आपको किसी चीज़ को बंद करना है, नेगेटिव काम लेना है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा कोल्ड वाटर में। इट्स ओके। तो अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे हम बता देते हैं, S3 का भी हम यूज़ डायरिया के अंदर कर सकते हैं। अगर S10 काम नहीं कर रही है, बार बार मोशन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि इमीडिएटली लॉक करने के लिए हम S3 अगर C10 साथ में ऐड कर देते हैं और इसे पिला देते हैं, तो इमीडिएटली जैसे एलोपैथ के अंदर जो मेडिसिन देते हैं एक मोशन आने के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो S3 पानी का जो सिक्रेशन होता है, जो वाटर सिक्रेशन होता है, उसे सीधे स्टॉप करती है। तो इस कंडीशन में नर्वस सिस्टम पे काम होता है और S3 टोटल पानी का जो सिक्रेशन हो रहा है, वाटरी सिक्रेशन इंटेस्टाइन्स के जरिए हो रहा है, जो वॉश आउट कर रही है, S3 C10 के साथ मिलकर इमीडिएटली लॉक कर देती है। ये रिजल्ट मुझे मिला है और कई बार मिला है, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी में जब देना पड़ा है कि कपड़े खराब हो जा रहे हो, तो S3 और C10 ही सिर्फ दिया गया और उसी से रिलीफ मिल गया। Depending on how much of each of these ions is moving across the membrane at a given time. This differs depending on the cell that we're talking about, but in general, potassium makes up the biggest proportion of ions moving across the membrane, while the other 3 have way less moving across at any given time. Alright, so of all the ions moving across the cell membrane through the lead channels, let's say that 90% of them are potassium ions, whereas only 1% are calcium ions, 1% are sodium ions, and 8% are chloride ions. Now we can take these proportions and multiply them by the equilibrium potentials, and then add up the total to get the resting membrane potential of the cell. In this case, it works out to 90% of negative 90 millivolts, or negative 81 millivolts, plus 1% of 123 millivolts, or 1.23 millivolts, plus 1% of 67 millivolts, which is 0.67 millivolts, and plus 8% of negative 86 millivolts, which is negative 6.88 millivolts, which gives a grand total resting membrane potential of negative 86 millivolts. Now, this resting membrane potential is usually closest to whichever ion's the most permeable across the membrane, which in this case is potassium, right? But by changing the cell's permeability to ions by adding or removing ion channels, a cell can actually change its resting membrane potential. Okay, as a quick recap,
An ion's equilibrium potential is the point where its concentration gradient equals its electrostatic gradient, and can be calculated using the Nernst equation. The cell's resting membrane potential is therefore a summation of each individual ion's equilibrium potential, depending on each ion's relative permeability. Thanks for watching. You can help. अभी ये कंप्लीट हुआ और इसे हम आपको दूसरे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। जी electrobiology and electrohomeopathy. Food and electrobiological cells elements calcium, potassium, sodium and chloride. ये फूड्स के जरिए हमें कैसे मिलता है? The terms elements is a use describe atoms with, ये जो elements हैं और ये atoms रखते हैं अपने पास with specific characteristics. There are almost 120 noun elements. 120 एलिमेंट्स होते हैं और उसे हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स बट यू आर प्रोबेबली वोंट फाइंड ऑफ 40 एलिमेंट्स। एक ह्यूमन बॉडी जो है 40 एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ एटम्स से बॉडी तैयार करती है। इन योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो है 40 एलिमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स इन योर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। व्हाट इज द 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? द फोर एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर आर अर्थ एलिमेंट्स में आया, जिसे एयर हम कहते हैं ना, कप, पित्त, वात, और तो यहाँ पे अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये जिंदगी के लिए ज़रूरी है। अर्थ नहीं है तो हमारे लिए फूड सप्लीमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। एयर नहीं है तो ऑक्सीजन का मिलना मुश्किल है और इसकी वजह से लाइव नहीं रह सकते। फायर का भी होना ज़रूरी है, हमारे सेल्स के अंदर फायर का भी यूज़ है। एंड और फायर मेंटेन करती है हमारे बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ जब बाहर के अंदर बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल्स जाते हैं या फॉरेन ऑर्गेनिज्म पहुंचते हैं तो फीवर आता है तो उसे डिस्ट्रॉय करता है, उसे डैमेज मेटाबोलाइज करता है लीवर के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में हमारा टेम्परेचर राइज कर जाता है। एंड वाटर डिफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अर्थ ही हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन फूड्स का सोर्स बनाता है। अर्थ नहीं है, पानी ही पानी है तो भी नहीं काम चलेगा। एयर ही एयर है तो भी नहीं चलेगा। वाटर ही वाटर है और क्या कहते हैं फायर ही फायर है तो भी नहीं चलेगा। दीज 4 एलिमेंट्स वेयर आर बिलीव टू बी एसेंशियल टू लाइफ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो इज have 5 elements, each one superior of the next in turn: wood, earth, water, fire and metals. अब यहाँ पे wood भी ज़रूरी है, अर्थ में ज़रूरी है, वाटर और फायर एंड मेटल। अब ये जो हम टेम्परामेंट पढ़ें स्टडीज़ करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आएगी। अब इसके रिसोर्सेज क्या हैं? कैल्शियम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कैल्शियम नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? नॉन डेयरी कैल्शियम सोर्सेस। अब हमने देखा है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है, तो हमें तो लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और अगर इसे खाएंगे और ये हमारी बॉडी को प्रॉपर सूट नहीं कर रहा है और लेने के बाद ये पूरा बाहर चला जा रहा है, वेस्ट में चला जा रहा है, फिकस में वापस निकल जा रहा है, ये बाहर आ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन फ्रूट्स का के साथ साथ हमें बिफोर मील्स हमें S1 यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है? सीरियल, रेडी टू ईट, ब्रेड, कैलोराइड्स, सार्डेनाइस, मिनरल वाटर्स, आलमंड्स, ये कैल्शियम के रिसोर्सेज हैं। ये
स्पिंच मीन्स ये आलमंड, बादाम, सोया जैसे कि निगेट्स आते हैं, सोयाबीन्स होते हैं, बीन्स, ऑल टाइप्स ऑफ बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पीस, फिश, बारकोली, मीट, ऑरेंज। फिर कैल्शियम प्लांट्स फूड्स, बारकोली, पम्पकिन सीड्स, बॉक्कोई, ओक्रा मीन्स भिंडी, लेडीज फिंगर, कोलार्ड्स में ये जो कैबिज कहते हैं, पत्ता गोभी होती है, केल ये लाइक कोरिएंडर, केल कोरिएंडर जैसा जैसे धनिया दिखती है वैसे सेम कोरिएंडर दिखता है, केल दिखता है। टर्निप, ग्रीन्स मीन्स सल्जम, एवोकाडा, बुटरंट्स, सैक्यूश, आलमंड्स, ग्रीन बीन्स, कोकोनट्स, मीट और कोल रैबी ये जिसे टिंडा भी कहते हैं, ब्राजील नट्स, आर्टिचोक, स्पेंच और एस्परगेरस, और यहाँ पे ब्रोसेल्स स्पोरट्स, सीसम सीड्स और चिया सीड्स, जैसे कि ये सीसम सीड्स जो होता है ये तिल, और चिया सीड ये जैसे कि मस्टर्ड, कैबिज और मोलबर्स मीन्स ये जो गोभी जिसे कहते हैं, कैलरी, ओनियंस और गोज बेरीज मतलब रसबेरीज जो हम इसे लेते रहने से और इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज़ करता है, और जब मिजल्स निकल रही हो या चिकन पॉक्स हो रहा है तो बच्चों को ये ठंडे के दिनों में खिलाने से उससे बचे रहते हैं। अब हम आज की स्लाइड यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं। अब ये आप इंट्रासेलुलर एंजाइम के बारे में आज समझें, और लिम्फोमा के लिए अब हम कल सेशन शुरू करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। और आज की स्लाइड हमने यहाँ पे आपकी स्लाइड्स का यूज़ हुआ है, 5 स्लाइड्स हो गई हैं आज की। आजा ये अब हो रहा है, और ये आपको इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको समझाएंगे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट। Hello. Does I am audible to you all? Hello. 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 Today I am going to tell you about enzymes. Enzymes are the biocatalyst. The enzymes are mainly of 2 types. They could either be extracellular or intracellular. The enzymes like intracellulars are working inside the cell, whereas the enzymes like extracellular mostly work outside the cell. They are meant only to work outside the cell. एंड हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजाइम्स 2 तरीके के होते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं या वो इंट्रासेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जैसे कि देखा जाए कि हमारे पास है कैटालीस, क्रिस्पर प्रोटीन, जिस टाइम क्रिस्पर रिवॉल्यूशन चल गया है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और दूसरे जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम देखा जाए जैसे अमाइलेज, पैक्टिन और सेलुलेस, और भी तरीके के एंजाइम्स जो बाहर की तरफ काम करते हैं अमाइलेज की तरफ। जैसे कि स्लाइवा में हमारे अमाइलेज होता है, पेनक्रियास सिक्रीशन के अंदर अमाइलेज होता है, वेरियस इंट्रासेलुलर एंजाइम जैसे कैटालेस होता है, और वेरियस अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इंट्रासेलुलर प्रोसेस में काम करते हैं।
तो फिर हम लोग जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की बहुत वाइड वैरायटी है, बहुत अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं एंजाइम्स। जैसे कि मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग पाउडर में भी इस्तेमाल हो जाते हैं अमाइलेज, जैसे कि कुछ आजकल होते हैं स्टेन रिमूवर। तो एंजाइम्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी बहुत ही लो एक्टिवेशन एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, वो कम एनर्जी में ही रूम टेम्परेचर पे बड़े बड़े काम कर डालते हैं। तो इसलिए एंजाइम्स बहुत ही नोबल क्वालिटी के होते हैं, नोबल फीचर्स होते हैं उसके, जो कि बॉडी में आसानी से मिल जाते हैं। इट कुड ईजिली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक द मैमेलियन सेल्स और फ्रॉम insect cell lines, animal cell lines, or from avian cell lines, or from the microbial culture also. The revolution of enzyme engineering has begun along with the era of biotechnology, and it has also continued with the improvement in the genetic engineering. जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग लगातार इम्प्रूव करता गया, वैसे ही एंजाइम इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। एंजाइम्स का फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेक्टिन, जैसे कि हम लोग कोई भी जूस खरीदते हैं बाज़ार से और जो घर में बनाते हैं उसके अंदर घर में थोड़ा हेजी टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर थोड़े मतलब उसके अंदर थोड़े फाइबर आते हैं, लेकिन बाहर वाले एंजाइम जैसे ट्रॉपिका फ्रूट जूस लेंगे तो उसके अंदर कुछ आएगा नहीं, एकदम स्मूथ होगा, क्योंकि उसके अंदर पेक्टिन एंजाइम डाला जाता है। पेक्टिन एंजाइम जो कि फाइबर को एकदम डाइजेस्ट कर देता है। इस तरीके से बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि हम लोग अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम्स हम लोगों को मिलते हैं बैक्टीरिया से या तो एनिमल सेल लाइन से। एनिमल सेल लाइन्स में क्या करना पड़ता है, अंदर उनके जीन्स को बदलना पड़ता है। जीन्स को जिस हिसाब से हम बदलते हैं उस हिसाब से आरएनए बनता है, और जिस हिसाब से आरएनए बनता है उस हिसाब से प्रोटीन बनता है, और जिस हिसाब से प्रोटीन बनता है उसका फिर प्रोटीन को ही हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं, एक एंजाइम्स, फिर मेटालिक पार्ट एपो एंजाइम्स और को एंजाइम्स, फिर वो अलग तरीके के हो जाएंगे। एंजाइम्स में, एंजाइम की स्टडी में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है एंजाइम काइनेटिक्स, दूसरी होती है एंजाइम डायनेमिक्स। एंजाइम डायनेमिक्स वो वर्क करता है, अलग प्रिंसिपल। एंजाइम काइनेटिक्स वर्क करता है कि कितनी स्पीड में काम कर रहा है, एंजाइम डायनेमिक वर्क करता है किन पैरामीटर्स के अंदर एंजाइम्स काम कर रहा है। जैसे कि एंजाइम्स के प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रॉपर पीएच होना चाहिए, जैसे कि अमाइलेज हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और अमाइलेज जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है, ये दोनों ही अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। तो इसलिए अमाइलेज जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है और जो हमारे पैनक्रियास से निकल रहा है, ये दोनों ही अलग अलग तरीके के एंजाइम्स हैं, क्योंकि इनका पीएच, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी करना जो एट अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन सो दैट वी गुड मोर अमाउंट ऑफ रिजल्ट। एंजाइम्स मेनली डिपेंड करता है कि उसके पास सबस्ट्रेट कितना है, मतलब कितना उसके पास चीज़ें हैं जिनको वो कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट के अंदर, ताकि डिज़ायरेबल थिंग्स ऑप्टेन हो सके, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ऑप्टेन हो सके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके। तो एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, एंजाइम्स की वर्क एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और उसके पीएच पे डिपेंड करती है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या वो एसिडिक इन्वायरमेंट में है, बेसिक इन्वायरमेंट में है या न्यूट्रल इन्वायरमेंट में है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब एंजाइम्स का सबसे बड़ा इस टाइम जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ दिनों पहले अगर न्यूज़ में हम लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर आया है न्यूज़ आर्टिकल में कि इंडिया ने एक ऐसी पेपर स्ट्रिप डेवलप की है जो कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकती है। क्रिस्पर Cas9 मेथड इस्तेमाल हो रहा है, और भी बाहर बहुत से कंट्री हैं जो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे क्रिस्पर Cas13 या क्रिस्पर Cas12 का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे इंडिया में क्रिस्पर Cas9 का इस्तेमाल हो रहा है। वो तकरीबन शायद वो जो स्ट्रिप आएगी वो 900 या 500 के अप्रॉक्सीमेट होगी, बल्कि उसको माना जा रहा है कि काफ़ी सस्ती है बनिस्बत के दूसरी सब चीज़ों से। ये रैपिड टेस्ट या RT-PCR से बहुत जल्दी काम कर सकती है, क्योंकि ये 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा के बीच में काम कर देती है। वेरेज जो स्ट्रिप होती, जो RT-PCR को करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, जिसका रिज़ल्ट किसी इंसान को मिलने के लिए 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं अगर देरी हो जाती है तो ये जो पेपर स्ट्रिप नई टेक्निक आई है जो क्रिस्पर Cas9 के बेस पे है, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एक
टेक्निक है और ये भी सीधे एंजाइम्स पे वर्क कर रही है। और इस टाइम एक नोबल चीज़ है कि इंट्रासेलुलर Cas9 जो एक एंजाइम डिस्कवर किया गया वो इंट्रासेलुलर था, जो बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। जैसे इंसान का इम्यून सिस्टम उसका बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर पाया जाता। तो उसको हमने ड्राइव करके अपनी इस नई किट के अंदर डाला है, जो कि ICMR ने इस टाइम प्रोड्यूस करी है, जो कि न्यूज़ में आई है। तो उसी प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने बता दिया कि किस तरीके से इंट्रासेलुलर एंजाइम भी कभी कभी इन्वायरमेंट सही देने पर एक्स्ट्रा सेलुलर की तरह काम करता है और हमें डिटेक्ट कर सकता है एज अ डायग्नोस्टिक किट that whether the person is suffering from coronavirus or not, or whether this person is suffering from any other disease or not। तो डिजीज के डायग्नोस्टिक में एज वेल एज डिजीज के ट्रीटमेंट में भी एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है, किस तरीके से काम, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम उस जगह पे कैसे काम करता है, दोनों के डिफरेंस। इंट्रासेलुलर एंजाइम सेल के अंदर काम करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम करता है, और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के बाहर काम करता है, जैसे कि अमाइलेज, पेक्टिन। जैसे कि अभी के एनवायरनमेंट में हम इजी मोड में समझना चाहें कि इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है, कि अंदर से है और एक्स्ट्रासेलुलर बाहर से है। तो इसमें जैसे कि एक बात कहा था कि इंट्रासेलुलर जो अपने अंदर ही इन्वॉल्व है, जैसे कि बाहर से हम कुछ चीज ला रहे हो, एक एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखा जाए तो जो हमारी इंडिया की पुलिस है ये एक इंट्रासेलुलर एंजाइम है, और जैसे हमारी इंडिया की CRPF है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और तिब्बतन पुलिस है जो हमारी बॉर्डर्स पे लगी रहती है, वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है, वो बाहर तरीके से काम करती है। बाहर जैसे हमारे वहाँ इंटेलिजेंस सिस्टम है नेशनल का, तो वो इंडिया की बॉर्डर करता है बाहर से सिक्योरिटी को, और इंडिया की जो पुलिस है वो अंदर से देश की हिफाजत करती है। तो अंदर जो सेल के अंदर जो काम करता है वो इंट्रासेलुलर होता है, जैसे कि कैटालेस हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है जो फ्री रेडिकल होता है, जो कि ऑक्सीडेशन करा सकता है किसी भी सेल ऑर्गेनेली का, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो कैटालेस एंजाइम उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को ईजिली वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि वो लोग हमारे सेल को नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि हमारी पुलिस हमारे चोर डाकुओं से हमारी हिफाजत करती है, उस तरीके से हमारे कैटालिस्ट हमारे सेल के अंदर रहते हैं, और कुछ भी ऐसे गलत सलत कुछ भी काम करने वाले कोई रेडिकल बन जाते हैं उनको फटाफट खत्म कर देते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, पेक्टिन, प्रोटीएज, ये सब हमारे डाइजेशन में काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराने के काम करते हैं। ये सेल के अंदर नहीं सिक्रेट होते हैं, सेल ही में सिक्रेट होते हैं, लेकिन सीधे सेल के बाहर सिक्रेट होते हैं, क्योंकि इनका काम सेल के बाहर होता है, तो इसलिए सेल के बाहर सिक्रेट होते हैं। और इंटरसेलुलर एंजाइम का काम सेल के अंदर होता है, इसलिए वो सेल के अंदर ही रहते हैं और बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम हमेशा सेल के अंदर बनते हैं और बाहर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथ में इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क करती है, तो इसकी वजह यही है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम जो लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम पे हमारी मेडिसिन वर्क कर रही है, तो यही वजह है कि इंट्रासेलुलर जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज़ कर देता है बॉडी का। और यहाँ पे होल मेडिसिन अगर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि हमने एक शुरू में सेशन में हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो पार्डिस्टन रॉयल हॉस्पिटल ऑफ लंदन ने जो है एक टेस्ट किया था, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, और जो हमारी मेडिसिन थी स्पेसिफिक ग्रेविटी PS7 थी, और लैब में इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, केमिकललेस, सारी लेस हैं। तो है क्या चीज़, बॉडी में काम किस तरीके से कर रही है, एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि ये इंट्रासेलुलर है। आप तमाम फेसबुक पे देख रहे होंगे, बहुत से लोग समझा रहे होंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम हमारी मेडिसिन है। तो अभी ये अबू हुरैरा ने जो बताया इंट्रासेलुलर एंजाइम किस तरीके से काम करता है, तो हमारी मेडिसिन इंटरसेलुलर एंजाइम्स के तहत काम करती है। जो एंटीबायोटिक है, फॉरेन एंटीबायोटिक जो बाहर के सेल्स से बाहर का वर्क देखती है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आर्मी है वो हमारे देश की बाहर से रक्षा करती है, बॉर्डर पे रक्षा करती है, और हमारी जो पुलिस है वो इंटरनल सुरक्षा करती है। तो इस कंडीशन में हमारा टोटल जो है बॉडी का सिस्टम मेंटेन होता है, देश का सिस्टम मेंटेन होता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि हमारी मेडिसिन काम कैसे करती है, तो इनर सरफेस में काम करती है। इसलिए जब हम उसे किसी पेशेंट को देते हैं तब उसका जो है रिज़ल्ट आता है। ऐसे वो लैब में कोई केमिकल भी प्रोड्यूस नहीं होता है, किसी भी तरीके से कोई भी उसमें रिजल्ट नहीं दिखता है।
और न्यूट्रल फॉर्म में होती है। इस वजह से ग्रेविटी पीएस1 कहते हैं, कई जगह पे ऐसा भी देखा गया, पढ़ा गया है कि ये हमारी जो मेडिसिन है वो लाइक वाटर है, जैसे कि कॉर्पोरेशन का पानी आता है, और इसके इस वजह ग्रेविटी पीएस1 है हमारी मेडिसिन की, इस वजह से ग्रेविटी पीएस7 है। तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अब काम करती है कैसे, वो इंट्रासेलुलर एंजाइम अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये हमें अबू हुरैरा से समझाना था, जो आए थे समझाया उन्होंने कि इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आज तो हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो गया और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम है, इलेक्ट्रोबायोलॉजी अकॉर्डिंग हमने समझा। और लिम्फोमा का क्लास तो अभी रह गया है, क्योंकि लिम्फोमा में अगर शुरू करेंगे तो कम से कम 1 घंटा उसमें निकल जाएगा। तो कल हम लिम्फोमा कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। और यानी क्वेश्चन है अगर आपके लिए आपके, तो आप राइज़ कर सकते हैं मुझसे, या अबू हुरैरा से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप राइज़ कर